नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया? क, झूम खेती करने वालों को, ख, घुमतू और चरवाहा समुदाय को, ग, लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनी को, घ, बागान मालिकों को, अंग, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। उत्तर क, झूम खेती करने वालों को बलपूर्वक वनों में उनके घरों से विस्थापित कर दिया गया, उन्हें अपने व्यवसाय बदलने पर मजबूर किया गया, जबकि कुछ ने परिवर्तन का विरोध करने के लिए बड़े और छोटे विद्रोहों में भाग लिया। ख, उनके दैनिक जीवन पर नए वन कानूनों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वन प्रबंधन द्वारा लाए गए बदलावों के कारण नोमड एवं चरवाहा समुदाय के लोग वनों में पशु नहीं चरा सकते थे, कंदमूल व फल एकत्र नहीं कर सकते थे और शिकार तथा मछली नहीं पकड़ सकते थे। यह सब गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप उन्हें लकड़ी चोरी करने को मजबूर होना पड़ता और यदि पकड़े जाते तो उन्हें वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती। उनमें से कुछ समुदायों को आपराधिक कबीले भी कहा जाता था। ग, 19वीं सदी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में बबूल के वन लुप्त होने लगे थे, जिसने शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति की किल्लत पैदा कर दी। 1820 तक अंग्रेजी खोजी दस्ते भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी का भारत में निर्यात किया गया। व्यापार पूर्णतः सरकारी अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया जाता था। ब्रिटिश प्रशासन ने यूरोपीय कंपनियों को विशेष अधिकार दिए कि वे ही कुछ निश्चित क्षेत्रों में वन उत्पादों में व्यापार कर सकेंगे। लकड़ी वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कुछ कंपनी के लिए यह फायदेमंद साबित हुआ। वह अपने फायदे के लिए अंधाधुंध वन काटने में लग गए। घ, यूरोप में कुछ वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों में बड़े क्षेत्रों में चाय, कॉफी, रबर के बागानों के लिए साफ कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर अधिकांश अधिकार कर लिया और इनके बड़े क्षेत्रों को कम कीमत पर यूरोपीय बाग लगाने वाले को दे दिए। इन क्षेत्रों की बाड़बंदी कर दी गई और वनों को साफ करके चाय व कॉफी के बाग लगा दिए गए। बागान के मालिक ने मजदूरों को लंबे समय तक और वहां भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ कमाया। नए वन कानूनों के कारण मजदूर इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही उनकी आजीविका कमाने का एकमात्र जरिया था। अंग, ब्रिटिश लोग बड़े जानवरों को खतरनाक समझते थे और उसको विश्वास था कि खतरनाक जानवरों को मार कर वह भारत को सभ्य बनाएंगे। वह बाघ, भेड़िया और अन्य बड़े जानवरों को मारने पर यह कर इनाम देते थे कि वह किसानों के लिए खतरा थे। परिणाम स्वरूप खतरनाक जंगली जानवरों के शिकार को प्रोत्साहित किया गया, जैसे कि बाघ और भेड़िया आदि। 80,000 बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए 1875 में 1925 की अवधि के दौरान इनाम के लिए मार डाले गए। सरगुजा के महाराज ने सन 1957 तक अकेले ही 1,157 बाघों और 2,000 तेंदुओं का शिकार किया था। एक अंग्रेजी प्रशासन
जॉर्ज यूल ने 400 बाघों का शिकार किया। प्रश्न नंबर 2, दस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं? उत्तर, बस्तर में वन प्रबंधन अंग्रेजों के हाथों में और जावा के जड़ों में हाथों में था, किंतु दोनों सरकारों का उद्देश्य एक ही था। दोनों ही सरकारें अपनी ज़रूरतों के लिए लकड़ी चाहती थी और उन्होंने अपने एकाधिकार के लिए काम किया। दोनों ने ही ग्रामीणों को घुमंतू खेती करने से रोका। दोनों ही औपनिवेशिक सरकारों ने स्थानीय समुदायों को विस्थापित करके वन्य उत्पादों का पूर्ण उपयोग कर उनको पारंपरिक आजीविका कमाने से रोका। बस्तर के लोगों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वह लकड़ी का काम करने वाली कंपनी के लिए काम मुफ्त में किया करेंगे। इसी प्रकार से काम की मांग जावा में ब्लेंडा गड़ी प्रणाली के अंतर्गत पेड़ काटने तथा लकड़ी ढोने के लिए ग्रामीणों से की गई। जब दोनों स्थानों पर जंगली समुदाय को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी तो विद्रोह हुआ, जिन्हें अंततः कुचल दिया गया। जिस प्रकार 1770 में जावा के कलंग विद्रोह को दबा दिया गया, उसी प्रकार 1910 में बस्तर का विद्रोह भी अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। प्रश्न नंबर 3, सन 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में वनाच्छादित क्षेत्र में 57 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारकों की भूमिका बताएं। क, रेलवे, ख, जहाज निर्माण, ग, कृषि विस्तार, घ, व्यावसायिक खेती, ग, चाय कॉफी के बागान, च, आदिवासी और किसान। उत्तर क, 1850 में रेलवे की विस्तार ने एक नई मांग को जन्म दिया। औपनिवेशिक व्यापार एवं शाही सैनिक टुकड़ियों के आवागमन के लिए रेलवे आवश्यक था। रेल के इंजन चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए स्लीपर लकड़ी के बने हुए, जो कि पटरियों को उनकी जगह पर बनाए रखने के लिए आवश्यक थे, सभी के लिए लकड़ी चाहिए थी। 1860 के दशक के बाद से रेलवे के जाल में तेजी से विस्तार हुआ। जैसे जैसे रेलवे पटरियों का भारत में विस्तार हुआ, अधिकाधिक मात्रा में पेड़ काटे गए। 1850 के दशक में अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी ने स्लीपरों के लिए 35,000 पेड़ सालाना काटे जाते थे। आवश्यक संख्या में आपूर्ति के लिए सरकार ने निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। ख, 19वीं सदी के प्रारंभ तक इंग्लैंड में बबूल के जंगल गायब होने लगे थे, जिससे अंततः शाही जल सेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में समस्या पैदा कर दी। समुद्री जहाज़ों के बिना शाही सत्ता को बचाए एवं बनाए रखना कठिन हो गया था। इसलिए 1820 तक अंग्रेजी खोजी दस्ते भारत की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के अंदर बड़ी संख्या में पेड़ों को काट डाला गया और बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी को भारत से निर्यात किया गया। 19वीं सदी के भारत में औपनिवेशिक सरकार ने सोचा कि वन अनुत्पादन थे। वनों की भूमि को व्यर्थ समझा जाता था, जिसे जुताई के अधीन लाया जाना चाहिए, ताकि उन भूमि से राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही कारण था कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई। 19वीं सदी में बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए
ये फसलों जैसे कि जूट, चीनी, गेहूँ, एक कपास की मांग बढ़ गई और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ी। इसलिए अंग्रेजों ने सीधे तौर पर वाणिज्य फसलों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भूमि की जुताई के अंतर्गत लाने के लिए वनों को काट दिया गया। वाणिज्य एक वानिकी में प्राकृतिक वनों में मौजूद विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काट दिया गया। प्राचीन वनों के विभिन्न प्रकार के पेड़ों को उपयोगी नहीं माना गया। उनके स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ सीधी लाइन में लगाए गए। उन्हें बागान कहा जाता है। वन अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न प्रकार के पेड़ों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का आकलन किया और वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए। इसे काटे जाने के बाद इसका स्थान व्यवस्थित वन लगाए जाते थे। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। यूरोप में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों में बड़े क्षेत्रों में चाय, कॉफी, रबर के बागानों के लिए साफ कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने वनों पर अधिकार कर लिया और इनके बड़े क्षेत्रों को कम कीमत पर यूरोपीय बाग लगाने वाले को दे दिए। इन क्षेत्रों की बाड़बंदी की गई और वनों को साफ करके चाय व कॉफी के बाग लगा दिए गए। बागान के मालिकों ने मजदूरों को लंबे समय तक और वह भी कम मजदूरी पर काम करवाकर बहुत लाभ कमाया। घुमतू खेती करने वाले जले हुए वनों की जमीन पर बीज बो देते और पुनः पेड़ उगाते। जब वे चले जाते तो वनों की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं बचता था। एक ऐसी चीज जो उन्होंने अपने पैतृक गांव के प्राकृतिक रूप से की होती थी। वह सामान्यतः घुमंतू खेती करते थे जिसमें वनों के हिसाब को बारी बारी से काटा एवं जलाया जाता है। मानसून की पहली बरसात के बाद राख के बीज बो दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया वनों के लिए हानिकारक थी। इसमें हमेशा जंगल की आग का खतरा बना रहता था। प्रश्न नंबर 4, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? उत्तर, युद्धों से वनों पर कई कारणों से प्रभाव पड़ता है। भारत में वन विभाग ने ब्रिटिश की लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध वन काटे। इस अंधाधुंध विनाश एवं राष्ट्रीय लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की कटाई वनों को प्रभावित करती है, क्योंकि वे बहुत तेजी से खत्म होते हैं जबकि ये दोबारा पैदा होने में बहुत समय लेते हैं। जावा में जापानियों के कब्जा करने से पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लड़ों के ढेर जला दिए गए जिससे वह जापानियों के हाथ न लगे। इसके बाद जापानियों ने वन ग्रामवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके वनों का अपने युद्ध कारखानों के लिए निर्ममता से दोहन किया। बहुत से गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।